Hi everyone, this is Anukriti from Easing Law. I have received a query that I want a short explanation of Negotiable Instrument Act. So let's go with Negotiable Instruments Act. Negotiable Instruments Act जो है वो 1881 का है. तो now first of all let's come to the definition of negotiability. Negotiability की जो definition है वो तीन important features अपने साथ carry करती है. The first is that the instrument should be freely transferable. वो जो instrument है that should be easily transferable. The second is that the instrument should be bought for a value and in good faith. मतलब उसमें कुछ consideration होना चाहिए and the one who is buying it for consideration should have good faith. चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए. And the last is that the person can sue upon the instrument in his own name. वो अपने नाम पर उस instrument को sue भी कर सकता है. Now let's come to the characteristic of negotiable instrument. The first characteristic is that the holder of the instrument is presumed to be the owner of property contained in it. इसका मतलब यूजुअली कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? द मनी. तो जो भी होल्डर है हम मानेंगे कि वो उसका पैसा है. This is one of the most important feature. The second is that it should be freely transferable. This I have already taught above. The third is that the holder is entitled to the holder in due course is entitled to sue on the instrument in his own name. जो भी खरीदेगा उस इंस्ट्रूमेंट को that person is entitled to sue on his own name. खुद के नाम पे वो केस फाइल कर सकता है. And that the instrument is transferable till maturity. मतलब जब तक वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है, जब तक वो मैच्योर नहीं होता, तब तक आप आराम से उसको ट्रांसफर कर सकते हो. Now let's come to classification of negotiable instrument. The first classification is bearer instrument. कभी देखा है चेक में लिखा है या धारक को और स्लैश bearer, मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बोलते हैं bearer. ठीक है. Bearer instrument अगर हम देखेंगे, either a promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer when it is so expressed to be payable, or the last endorsement on the instrument is an endorsement in blank. समझना बात को ध्यान से. वो ये बोलता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि बोला गया है कि that this is a bearer instrument, तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. वो जहां पे लिखा हुआ है दैट इट इज सो एक्सप्रेस टू बी पेबल, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट पे लिख दिया दैट दिस शुड बी द बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑफ कोर्स वो बियरर ही होगा. एंड द सेकंड इज लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक. एंडोर्समेंट का मतलब है जब एक इंसान से दूसरे इंसान को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है तो वी से दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एंडोर्स्ड. तो अगर कोई इंसान किसी इंसान को ट्रांसफर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट और उस स्पेस को खाली छोड़ दे रहा है, मतलब इज नॉट मेंशनिंग द नेम टू होम दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो अगेन आपका इंटेंशन क्या है? जो लेना चाहे वो ले लो इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब आप इंस्ट्रूमेंट को क्या बना रहे हो? बियरर इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो. ठीक है. तो जब भी व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल और व्हेन द लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज इन ब्लैंक, तो हम बोलेंगे दिस इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का भी सबसे पहला पॉइंट वही है, व्हेन इट इज सो एक्सप्रेस टू बी पेएबल, मतलब जब आपने बोल दिया है कि ये किसी के ऑर्डर पे पेमेंट होगा तो कहानी खत्म हो जाती है. एंड द सेकंड इज the second point is which is expressed to be payable to a particular person and does not contain any words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable. मतलब आपने क्लियरली मेंशन कर दिया है किसी का नाम कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसके ऑर्डर पर ही पेएबल होगा, although you have not restricted its transferability. अगर आपके उस इंस्ट्रूमेंट की ट्रांसफरेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे मतलब आपने नेगोशिएबिलिटी रोक दी. क्यों? क्योंकि नेगोशिएबिलिटी का तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी, राइट. तो वो ये बोल रहा है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट किसी इंसान के ऑर्डर पे पेएबल है एंड यू हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऑल्दो यू हैव नॉट रेस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस यू हैव नॉट प्रोहिबिटेड द ट्रांसफरेबिलिटी, तो हम बोलेंगे वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. The third classification is inland instrument. Inland instrument का मतलब ये है, बस ये दो पॉइंट एकदम ध्यान से समझ लेना. वो ये क्या बोलता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट which is drawn and made payable in India, ठीक है. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो ड्रॉन इंडिया में हुआ है, पेएबल इंडिया में है, हम उसे इनलैंड बोल देंगे. या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ड्रॉन इंडिया में हुआ है, पेएबल फॉरेन कंट्री में है, but the person to whom it is payable is person resident of India, तो भी वो inland माना जाएगा. देखना सेकंड पॉइंट में तीन चीजें, drawn in India,
of some person resident therein, मतलब person resident should be of India, and even though it is made payable in a foreign country. भले बाहर जाके आप पेमेंट करो, हमें मतलब नहीं, बट इफ इट इज ड्रॉन इन इंडिया एंड इफ इट इज पेएबल टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, हम उसे बोलेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स इनलैंड का ऑपोजिट होगा. क्या बोलता है? that it must be drawn outside India and made payable outside or inside India. इसका मतलब क्या हुआ? दैट ये जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है वो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए एंड मस्ट बी पेएबल आउटसाइड और इनसाइड इंडिया. आप कहीं पे भी पे कर सकते हो, इधर आप आउटसाइड पे करो या आप इनसाइड पे करो, बट जो ड्रॉन है अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो हम बोलेंगे दैट इज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. The second is if it is drawn in India and made payable outside India and drawn on person resident outside India. तो मतलब क्या है? इंडिया में बनाया गया है, पेएबल इंडिया के बाहर है, एंड जो इंसान को देना है पैसे वो भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में भी वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा. ठीक है. तो अगर बेसिकली हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो दोनों का है, इनलैंड का एंड फॉरेन का, उसमें ड्रॉन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. अगर ड्रॉन इन इंडिया है तो इनलैंड है, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन है. एंड सेकेंड पॉइंट में वो ये बोलता है अगर वो ड्रॉन इन इंडिया है और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो इनलैंड होगा, बट अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है देन फॉरेन होगा. ठीक है. Now let's come to demand instrument. Demand instrument is simple that whichever instrument is payable on demand of a person, तो हम उसे demand instrument बोलेंगे. Time instrument क्या है? Time instrument का मतलब ये है any instrument which is payable at some time in future. ठीक है. किसी future point of time में जो instrument payable होता है उसे हम बोलते हैं time instrument. अब वो आफ्टर साइड भी हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू आफ्टर साइड. आफ्टर साइड की डेफिनेशन प्रॉमिसरी नोट में इट इज लिटिल डिफरेंट एंड इन बिल ऑफ एक्सचेंज इट इज लिटिल डिफरेंट. प्रॉमिसरी नोट में उसका मतलब ये है एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल आफ्टर साइड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट मींस इट शुड बी शोन टू द मेकर. मतलब अगर आप कोई प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं तो जब आप पैसे लेने जा रहे हैं तो आप मेकर को इंस्ट्रूमेंट दिखाएंगे, then it is said that it is payable after sight. ठीक है. बिल ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर साइट का मतलब ये है आफ्टर एक्सेप्टेंस. जब आपने एक्सेप्ट कर लिया मतलब वो आफ्टर साइट है, या आपने नोटिंग कर लिया आफ्टर नॉन एक्सेप्टेंस और प्रोटेस्ट आफ्टर नॉन एक्सेप्टेंस. मतलब कभी भी देखना नोटिंग और प्रोटेस्ट जो होता है वो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए होता है. इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर साइट का मतलब ये है आफ्टर एक्सेप्टेंस, नोटिंग फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड प्रोटेस्ट फॉर नॉन एक्सेप्टेंस. ठीक है. एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. वर्ड एम्बिगुअस का मतलब क्या रहता है? कंफ्यूज्ड. ठीक है. तो अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे समझ ही नहीं आ रहा है दैट वेदर इट इज अ बिल और इट इज अ नोट, तो हम बोलेंगे दिस इज एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट. इस सेकंड पैरा में अगर आप देखेंगे ना तो एग्जांपल्स दिया हुआ है. दीज एग्जांपल को जब आप व्हेन यू विल रीड ना तो आपको लगेगा कि मैम ये तो कंफ्यूजिंग है. तो जस्ट बिकॉज इट इज कंफ्यूजिंग आप क्लैरिफाई नहीं कर सकते ना कि ये बिल है कि ये नोट है, इसीलिए वो एम्बिगुअस है. तो आप इसके एक या दो एग्जांपल बिल्कुल से याद करके जाइएगा सो दैट इट विल बी एन इजी एग्जांपल टू राइट if in case it comes in your exam. Then is incoherent और incomplete instrument. Incoherent और incomplete का मतलब क्या है? जब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, या आपने उस पर लिख दिया कि दैट दिस इज इनकम्प्लीट. जैसे हमने बियरर में पढ़ा ना, जहां पे आपने लिख दिया कि इट इज बियरर तो हम बोलेंगे वो बियरर है. तो वैसे इनकम्प्लीट है जहां आपने खुद ने लिख दिया कि दैट दिस इज इनकम्प्लीट. और व्हेन यू हैव लेफ्ट इट ब्लैंक. तो अब देखना, लेट्स कम टू द लैंग्वेज. वो क्या बोलता है? व्हेन वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument and is either wholly blank or having written on incomplete negotiable instrument. मतलब आपने लिख दिया incomplete है या आपने उसको blank छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे this is incomplete instrument. ठीक है. Then it says that the amount, जो भी amount fill up होगा वो कोई भी fill up कर सकता है provided that it should not exceed the amount covered by the stamp. अब इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टैम्प होना चाहिए. तो उस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही बोलती है. ठीक है. और या तो आपने इसको पूरे तरीके से खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं तो आपने उसमें लिख दिया दैट दिस इज इनकम्प्लीट. ठीक है. तो हम उसे बोलेंगे दैट दिस इज एन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. अब आ गई है आप सेकेंड पैराग्राफ में जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है. वो क्या बोलता है?
The authority to fill up a blank or incomplete instrument may be exercised by any holder and not only the first holder. मतलब कोई भी उस इंस्ट्रूमेंट को फिल अप कर सकता है. जरूरी नहीं है कि मेकर ने जिस इंसान को दिया था या ड्रॉअर ने जिस इंसान को दिया था वही फिल अप करे. इट इज नॉट नेसेसरी. कोई भी फिल अप कर सकता है. ठीक है. The person signing and delivering the paper is liable both to a holder and holder in due course. जिसने भी साइन किया है, he is liable to both the holder as well as the holder in due course. But holder and holder in due course की ना right change हो जाती है. Holder and holder in due course कौन है? Let's first understand this. Although we'll be reading it, मैं यहाँ आपको brief में बता देती हूँ. So that अगर आप उनकी rights पढ़ेंगे तो that will become more easier. Holder मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज वन एनी पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी एन होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब एनी पर्सन हु इज बॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन. फाइन. तो अगर उसने पैसे देकर के इंस्ट्रूमेंट को खरीदा है तो हम उसे बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स. पैसे दिया है, गुड फेथ में खरीदा है. सेक्शन 9 कहता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में बताता है. ठीक है. Now let's see how the right varies between holder and holder in due course. A holder can recover only what the person signing and delivering the paper agreed to pay under the instrument. ठीक है. मतलब जो भी होल्डर है वो उतना ही पैसा रिकवर कर सकता है जितना उसने जिस इंसान से खरीदा था ना, खरीदा नहीं था, जिस इंसान से लिया था इंस्ट्रूमेंट, उसने जितना एग्री किया था. Say for A is the drawer of the bill of exchange और B के नाम पे उसने ड्रॉ किया है. मतलब B is the acceptor as well as the drawee. करेक्ट. और अगर ए ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब ए को पैसे लेने हैं बी से. अब ए क्या करता है, मिस्टर सी को ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. अब मिस्टर सी हैज नाउ बिकम द होल्डर. तो मिस्टर सी उतना ही पैसा ले सकता है जितना कि बी ने अंडरटेक किया था कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा. ठीक है. जितना उसने अंडरटेक किया था, होल्डर उतना ही एंटाइटल्ड है. बट होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जो खरीद रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो कितने के लिए एंटाइटल्ड है? टू एनी अमाउंट ही इज एंटाइटल्ड प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी कवर्ड अंडर द स्टैम्प. फाइन. Holder in due course is entitled to the whole amount provided that it should be lesser than the stamp value of the instrument. एंड होल्डर किसके लिए एंटाइटल्ड है? जितना उस इंसान जिससे उसने लिया था, दैट पर्सन हैड अग्रीड टू पे. फाइन. तो वो है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स की डिफरेंस जो है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में. वापस रिपीट कर देती हूँ. होल्डर इन इंस्ट्रूमेंट इज एंटाइटल्ड टू ओनली दैट अमाउंट विच द पर्सन signing and delivering the paper agreed to pay, and the holder in due course can recover any amount, the whole amount made payable by the instrument, provided that it should be covered under the stamp. Now let's come to kind of negotiable instrument. Kinds में सबसे पहला आता है promissory note. कभी भी याद रखना, negotiable instrument के अगर आप सेक्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, just remember it. 4, 5, 6 promissory note, bill of exchange, check. यही सीक्वेंस है. Promissory note, bill of exchange, check. Section number 4, 5 and 6. Promissory note क्या है? Promissory note is an unconditional undertaking which is signed by the maker. ठीक है. मतलब जो भी इंसान बना रहा है वो undertake करता है. मतलब he promises to pay any sum of money, basically certain sum of money. किसको पैसे देगा? Either to the order of certain person or to the bearer of the instrument. प्रॉमिसरी नोट में वो क्या अंडरटेक करता है कि मैं किसी के ऑर्डर पे, जिसका भी नाम लिखा है, अगर वो किसी को ऑर्डर करेगा मैं उसको पैसे दूंगा, या जो भी बियरर इंस्ट्रूमेंट है मैं उसको पैसे दूंगा. प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो अंडरटेक करता है कि आई विल पे सर्टेन सम ऑफ मनी, जिसका ऑर्डर है उसको, नहीं तो जो बियरर है वो. प्रॉमिसरी नोट में लेट्स सी द पार्टीज. द मेकर इज द वन हु अंडरटेक्स टू द अमाउंट टू पे. पेई कौन है? पे इज द वन टू होम द नोट इज पेएबल. मतलब जिसको पैसे मिलने हैं. कभी भी याद रखना, पेई मतलब जिसको पैसे मिलने हैं. होल्डर मतलब होल्डर कैन बी द पेई, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है वो, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट. एंडोर्सर एंड एंडोर्सी. एंडोर्सर मतलब जो एंडोर्स करता है, एंडोर्सी मतलब जिसको एंडोर्स होकर के इंस्ट्रूमेंट आता है. सो बेसिकली द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, एंडोर्सर एंड एंडोर्सी. एसेंशियल्स देख लेते हैं. तो अगर मैं एसेंशियल्स को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में बताती हूँ,
देखो एसेंशियल्स क्या है, प्रोमिसरी नोट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, है ना, क्लियरली दिखना चाहिए कि दैट पर्सन हैज अंडरटेकन टू पे अ मनी, दैट प्रॉमिस शुड बी अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, देन दैट इन दैट केस इट इज नॉट अ प्रॉमिस, that should be an unconditional promise or say unconditional undertaking according to section 4. The fourth point is that the maker must sign the promise in token of an undertaking. मतलब maker क्या करेगा, sign करेगा कि I am undertaking to pay certain sum of money. The maker must be a certain person, मतलब recognized person होना चाहिए. The pay must be certain, मतलब किसको पैसा मिलना है वो भी clear होना चाहिए. And the sum payable should also be certain. तो मतलब तीनों चीज सर्टन होनी चाहिए, जिसको पैसा देना है वो, जितना पैसा देना है वो, एंड जिसको पैसा देना है वो. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा दे रहा है, जो पैसा ले रहा है, एंड द अमाउंट, तीनों चीज सर्टेन होनी चाहिए. द नेक्स्ट इज पे मस्ट बी इन लीगल मनी ऑफ द कंट्री. इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट मस्ट बी इन द लीगल मनी ऑफ द कंट्री का मतलब ये है कि जो पैसे मिल रहे हैं दैट शुड बी लीगल रिकॉग्नाइज्ड करेंसी ऑफ द कंट्री. अगर आप प्रोमिसरी नोट बना रहे हैं तो जो अमाउंट आप मेंशन कर रहे हैं दैट शुड बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड मनी इन द कंट्री. अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वो क्या बोल रहा है, a promise to pay rupees 500 and deliver 10 quintals of rice is not a promissory note. इसका मतलब क्या हुआ, आपने अग्री किया कि आई विल पे 500 एंड आई विल पे 10 क्विंटल्स ऑफ राइस. तो 10 क्विंटल्स ऑफ राइस इज नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड करेंसी ऑफ द कंट्री, दैट इज नॉट अ लीगल मनी, इसलिए वो प्रोमिसरी नोट नहीं है. ठीक है, दैट शुड बी अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी. अगर आप इंडिया में है मतलब आप रुपीज में बात करेंगे. इसका देन इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड. प्रॉपरली स्टैम्प्ड मतलब स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी जो देनी है आप वो प्रॉपरली दे चुके होंगे उस इंस्ट्रूमेंट पर. इट शुड कंटेन प्रॉपर प्लेस, नंबर एंड द डेट ऑन विच इट इज मेड. मतलब प्लेस, नंबर एंड डेट क्लियरली मेंशन होना चाहिए. फाइन. हाउएवर अगर आप कुछ स्किप कर देते हैं कि प्लेस क्या है, नंबर क्या है, डेट क्या है, तो उस केस में इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होगा. देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 31. सेक्शन 31 क्या बोलता है, ध्यान देना. अ प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल और इशूड टू बियरर. देखो सेक्शन 31 जो है आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के बाद में आया है. फाइन, इसलिए आरबीआई एक्ट की वैल्यू ज्यादा है. अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आरबीआई एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया कि आप प्रोमिसरी नोट बनाओ बट इट शुड नॉट बी एन बियरर इंस्ट्रूमेंट. आप बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते प्रोमिसरी नोट को. Fine. Now let's come to bill of exchange. Bill of exchange क्या है? It is just the opposite of promissory note. Bill of exchange मतलब it is an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a money or to the order or to the bearer of the instrument. मतलब क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो इंसान ड्रॉ कर रहा है वो किसी को ऑर्डर कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है कि आप मुझे पैसे दोगे. फाइन, या तो आप मुझे दोगे या तो मैं जिसको ऑर्डर कर रही हूं आप उसको दोगे, नहीं तो आप बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को दोगे. सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देता है. वापस रिपीट करती हूँ, वो क्या बोलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कंडीशनल ऑर्डर है जो किसी को डायरेक्ट करता है कि आप पैसे उस इंसान को दोगे. किसको दोगे, या तो आप बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को दोगे या तो जिसका नाम लिखा हुआ है उसके ऑर्डर पे किसी को दोगे, नहीं तो जिसका भी नाम लिखा है उसको दोगे. सर्टेन पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. नाउ लेट्स कम टू पार्टीज. प्लीज पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज को ठीक से समझ लेना बिकॉज देन व्हेन वी विल बी मूविंग अहेड वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पार्टीज कौन है, ड्रॉअर मतलब पर्सन हु इज ड्रॉइंग द बिल एंड ड्रॉई मतलब द पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन. जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हो रहा है वो ड्रॉई है एंड जो बिल ड्रॉ कर रहा है दैट इज ड्रॉअर. एक्सेप्टर मतलब one who is accepting the bill on behalf of drawee. तो usually drawee and acceptor can be the same person, पर acceptor usually किसी के behalf पे मतलब वो agent of the drawee भी हो सकता है. pay मतलब जिसको पैसा मिलना है. Again pay and drawer can be the same person. holder क्या है, the holder is the original payee or any other person to whom the payee has endorsed the bill. इसका मतलब क्या हुआ, होल्डर मतलब जिसको जो फर्स्ट
पेई है, जिसको पैसा मिलना है, हम उसको बोलते हैं दैट पर्सन इज द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। एंडोर्सर मतलब जो एंडोर्स कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, एंड एंडोर्सी मतलब जिसको ट्रांसफर होकर के बिल आया है। फाइन। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर को हम समझते हैं। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का मतलब ये है कि द नेम ऑफ सच अ पर्सन में बी इंसर्टेड, हु जो ड्रॉइंग केस ऑफ नीड बन रहा है, ईदर बाय द ड्रॉअर और बाय द एंडोर्सर, इन ऑर्डर दैट रिजॉर्ट में बी हैड टू हिम इन केस ऑफ नीड। इसका मतलब जब भी जरूरत पड़ी तो आप इसके पास चले जाना। फाइन। इनफैक्ट अगर हम टर्म देखेंगे तो हमें टर्म से समझ में आता है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, जो जरूरत पड़ने पर ड्रॉई बन जाए हम उसे बोलेंगे दैट पर्सन इज ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ठीक है। उस इंसान का नाम हम उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी, देखो, इन ऑर्डर दैट द रिजॉर्ट में बी हैड टू हिम इन केस ऑफ नीड, दैट इज नीड कब अराइज होगी, जब बिल डिसऑनर हो जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। मतलब जब बिल नॉन पेमेंट पे डिसऑनर हो गया या एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो उस केस में आप उस ड्रॉई के पास जा सकते हैं और आपको पैसे मिल सकता है। देन दैट पर्सन इज सेड टू बी ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। नाउ लेट्स कम टू एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन है? एनी पर्सन में वॉलंटरीली बिकम अ पार्टी टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज एक्सेप्टर। ठीक है। कोई भी इंसान जो चाहे वो खुद से पार्टी बन सकता है उस बिल का। कैसे? एज एन एक्सेप्टर। अ पर्सन हु ऑन द रेफ्यूजल बाय द ओरिजिनल ड्रॉई टू एक्सेप्ट द बिल or to furnish better security when demanded by the notary, or accepts the bill supra protest in order to safeguard the honor of the drawer is called acceptor for honor. Honor मतलब इज्जत बचाना। तो कोई भी ऐसा इंसान जो ड्रॉई बनने के लिए तैयार होता है, तब जब ओरिजिनल ड्रॉई मतलब जिसके नाम पे मैंने बिल ड्रॉ किया था उसने एक्सेप्ट करने से रेफ्यूज कर दिया, तो मैं आऊंगी और मैं बोलूंगी कि ओके फाइन, आई एम रेडी टू बिकम एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। क्यों? क्योंकि अगर बिल तो ड्रॉ हो गया है, तो इफ दैट पर्सन इज जस्ट रेडी टू बी द ड्रॉई इन केस द ओरिजिनल ड्रॉई इज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल, या वो जो सिक्योरिटी जब नोटरी ने मंगाई एंड सिक्योरिटी वो फर्निश नहीं कर पा रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन आता है वो बोलता है ओके फाइन, लेट मी बिकम द ड्रॉई, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। वो ड्रॉअर की इज्जत बचाने के लिए एक्सेप्टर बन रहा है, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज एक्सेप्टर फॉर ऑनर। फाइन। कब वो एक्सेप्ट करेगा? व्हेन दैट ओरिजिनल ड्रॉई इज रिफ्यूज्ड, और व्हेन दैट ओरिजिनल ड्रॉई इज रिफ्यूज्ड टू फर्निश बेटर सिक्योरिटी, व्हेन डिमांडेड बाय द नोटरी, है ना, जब नोटरी ने सिक्योरिटी मांगी उसने देने से मना कर दिया, और व्हेन ही एक्सेप्ट्स द बिल सुप्रा प्रोटेस्ट, जब प्रोटेस्ट, हम नोटरी प्रोटेस्ट पढ़ेंगे, तो जब प्रोटेस्ट करने के बाद में दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज एक्सेप्टर फॉर ऑनर। फाइन। ड्रॉइंग केस ऑफ नीड मतलब जो जरूरत पड़ने पे ड्रॉई बनने के लिए तैयार है, एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर मतलब जो प्रोटेस्ट, सुप्रा प्रोटेस्ट के बाद में रेडी है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सेप्टर फॉर ऑनर। फाइन। अब क्या है? लेट्स कम टू एसेंशियल्स फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो क्या बोल रहा है? राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, ड्रॉअर का साइन होना चाहिए, पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, सम पेबल भी सर्टेन होना चाहिए, एंड स्टैंप होना चाहिए। डिफरेंस आप देख लीजिएगा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेरीज। इनलैंड हमने पढ़ा है एंड इट इज सेम एज वी हैव स्टडीड अबव। फॉरेन बिल्स क्या होते हैं? Foreign bills are usually drawn in sets of 3 copies. 3 सेट्स में फॉरेन बिल ड्रॉ होता है। देखना, ट्रेड बिल क्या है? जो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाए, दैट इज टर्म्ड एज अ ट्रेड बिल। When a trader sells the goods on credit, he may make use of a bill of exchange. जब आपने सच में किसी इंसान को उधारी पे सामान बेचा है और आप बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं, तो हम बोलते हैं दैट इज जेन्युइन ट्रेड बिल। फाइन। Now let's come to accommodation bill. Accommodation bill मतलब, an accommodation bill is a bill in which person lends or gives his name to oblige a person or some other person whom he knows. मतलब क्या है? कोई इंसान जब अपना नाम दे कि जिससे उसको पैसे मिल सके, हम उसे बोलते हैं accommodation bill. जैसे अगर आपके दोस्त को जरूरत पड़ रही है एंड देन यू आर रेडी टू गिव योर नेम, ठीक है, ऑल्दो पैसे आपका दोस्त ही देगा, बट जस्ट यू आर रेडी टू गिव योर नेम, तो हम बोलते हैं दैट पर्सन इज अकोमोडेटिंग द पर्सन।
हु इज इन नीड ऑफ मनी, ठीक है। तो हम उस केस में उस पार्टी को जो अकोमोडेट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग पार्टी। देखो आगे लिखा भी है, जो पार्टी अपना नाम दे रही है हम उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग पार्टी। एंड जो पार्टी ऑब्लिगेशन ले रही है, मतलब जो आपका दोस्त है, हम उसको बोलेंगे पार्टी विच इज अकोमोडेटेड। An accommodating party is not liable on the instrument to the party accommodated, because as between them there was no consideration and the instrument was merely to help. समझना बात को। अगर आपका दोस्त आपके पास आता है कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप क्या बोलते हो कि फाइन, मैं पैसे तो नहीं दे सकता बट लेट मी गिव माय नेम टू यू। तो अगर इफ यू विल यूज माय नेम तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो जस्ट बिकॉज आपने क्या किया, आपने अपने दोस्त को अकोमोडेट कर लिया, देन योर फ्रेंड इज कॉल्ड अकोमोडेटेड। और आप क्योंकि अपना नाम को लेंड कर रहे हो, इफ यू आर लेंडिंग योर नेम यू विल बी कॉल्ड एज अकोमोडेटिंग पार्टी, ठीक है। अब आगे देखो, जो भी एन अकोमोडेशन पार्टी इज नॉट लायबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट टू द पार्टी अकोमोडेटेड। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इफ आई हैव लेंड माय नेम आई हैव टू गिव द मनी, नो, you are not liable to pay any money to your friend. Why? Because the instrument is just merely for help. Fine. But the accommodation party is liable to the holder for a value who takes the accommodation bill for value. पर अगर किसी ने उस बिल को खरीदा है पैसे दे करके, उस केस में लायबिलिटी बिल्कुल बनेगी। फाइन। अब थोड़ा सा ना इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखना, ए में बी नीड ऑफ मनी, ए को जरूरत थी पैसे की और उसने अपने फ्रेंड्स बी एंड सी को अप्रोच किया। बी एंड सी ने पैसे देने की बजाय क्या किया कि उन्होंने एक अकोमोडेशन बिल ड्रॉ कर लिया। यू कैन सी ऑन स्क्रीन, उन्होंने ऐसा बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर बी एंड सी के बिहाफ पे, बी एंड सी का क्रेडिट इज गुड, मतलब उनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, एंड बी एंड सी की वजह से अगर ए को पैसा मिल जाता है, बैंक ने उसको 1000 रुपीज दे दिए हैं, तो इस केस में सी या बी डेटर नहीं है, बट कौन डेटर है, ए, ठीक है। अब आगे देखो वहां पे, द रियल डेटर इन दिस केस इज नॉट सी बट ए, द पे who promises to reimburse C before the period of 3 months only. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपना नाम दिया, ए को पैसे मिल गए, तो नाउ ए विल पे बैक द मनी टू सी। A here is the principal debtor and B and C are mere sureties. This inversion of liability affords a good definition of an accommodation bill. ठीक है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गारंटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये वही बात है। हम अपना नाम लैंड करते हैं कि भाई हमारे नाम से आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बट देन आप असली में डेटर नहीं है। द डेटर इज योर फ्रेंड, द प्रिंसिपल डेटर इज योर फ्रेंड हु विल पे द मनी टू यू। फाइन। If as between the original parties to the bill, the one who should prima facie the principal is in fact the surety, whether he will draw or accept or endorse it, that bill is an accommodation bill. ठीक है। अगर just because a friend is lending his name to ensure that his friend take the credit, तो उसे हम बोलेंगे accommodating party and accommodated party respectively. एफली में हम पैसा नहीं देते हैं, बट हम क्या करते हैं, हमारे नाम से पैसा मिल रहा है। बिल इन सेट्स पर आ जाओ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, फॉरेन बिल्स आर ड्रॉन इन 3 सेट्स, ठीक है। आगे देखना इस कॉन्सेप्ट को, दे आर ड्रॉन इन सेट्स ऑफ 3 ईच ऑफ विच इज कॉल्ड वाया। हर एक तीनों बिल को वाया वाया बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे एक का पेमेंट हो गया, बाकी दोनों इनऑपरेटिव हो जाएंगे। ऑल दीज पार्ट्स फ्रॉम वन बिल एंड द ड्रॉअर मस्ट साइन एंड डिलीवर ऑल ऑफ देम टू द पेई। फाइन। सारे के सारे बिल उसको पेई को डिलीवर करने, पेई मतलब हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। फाइन। द स्टैम्प इज अफिक्स्ड ओनली ऑन वन पार्ट एंड वन पार्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड। 3 में से तीनों चीज तो पेई के पास में होगी, पर एक पर ही स्टैंप लगेगा और एक को एक्सेप्टेंस के लिए यूज किया जाएगा। बट अगर तीनों पे स्टैंप लगा दिया, तीनों पे ड्यूटी दे दी, तो तीनों पे फिर पैसा अलग अलग ले सकता है। बट अगर एक पे स्टैंप लगाया है तो उस केस में एक ही बार पैसा देना पड़ेगा। तो याद रखना, कोई भी फॉरेन बिल है तो उसको 3 सेट्स में ड्रॉ किया जाता है और एक पर ही स्टैंप लगाया जाता है। राइट। अब बिल देखो, बैंक ड्राफ्ट पर आ जाओ। बैंक ड्राफ्ट क्या बोलता है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो समटाइम्स स्पोकन एज ड्राफ्ट। इट इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ बैंक ड्राफ्ट व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय वन बैंक और अनदर बैंक और बाय इटसेल्फ ऑन इट्स ओन ब्रांच।
इसका मतलब क्या हुआ, जब एक बैंक खुद के ऊपर ड्रॉ करे या अपनी किसी ब्रांच के ऊपर ड्रॉ करे तो उसे बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ है बैंक ड्राफ्ट का, आप देख सकते हैं। एबीसी बैंक ने अपने XYZ ब्रांच पे ड्रॉ किया है। फाइन, चेक्स पर आ जाओ। सेक्शन 6 चेक क्या बोलता है? A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be so payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. इसका मतलब क्या है कि चेक क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। फाइन, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? ऑपोजिट ऑफ प्रोमिसरी नोट, है ना? तो चेक क्या एक बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट है जो कि बैंकर पे बनाया जाता है। ठीक है, ड्रॉर कौन है? जो चेक ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉई कौन होता है किसी भी चेक पे? द बैंक, जो चेकबुक है, जिस बैंक की चेकबुक है, मतलब जिस बैंक में आप अपना अकाउंट होल्ड करते हैं, वो पर्सन ड्रॉई है। तो हम क्या बोल रहे हैं? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ठीक है, एंड उस दोनों इंक्लूड करता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भी इंक्लूड करता है एंड ट्रंकेटेड चेक को भी इंक्लूड करता है। ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दोनों को वो इंक्लूड करता है। चेक की डेफिनेशन में दोनों चीज इंक्लूडेड है। हम पढ़ते हैं व्हाट इज चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड व्हाट इज अ ट्रंकेटेड check. But check is a form of bill of exchange which is drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. जब डिमांड करेगा सामने वाला, उसको पैसा देना पड़ेगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। आप चेक लेके जाएंगे, बैंक पैसा देगा। फाइन, तो ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट जैसे एक्ट करता है। अब देखिए, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मींस check drawn in electronic form used by any computer resource and signed in a secure system with digital signature. जब आप किसी चेक को कंप्यूटर में ड्रॉ करके डिजिटल साइन करते हैं, हम उसे बोलते हैं द चेक इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब आप मैन्युअली हाथ से लिख के नहीं बना रहे, बट आपने कंप्यूटर इमेज में बनाया है, उसे हम बोलते हैं चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? अब समझना, आप मुंबई में बैठे हैं, फाइन, अब आपका अकाउंट दिल्ली में है। अब आपको किसी ने चेक दिया और आप उस अकाउंट के लिए दिया जो आप दिल्ली में मेंटेन करते हैं। अब आपने तो अपने लोकल ब्रांच में जमा कर दिया चेक को, तो अब क्या वो चेक दिल्ली में भेजा जाएगा? नहीं, उसकी एक फोटो सॉर्ट ऑफ इमेज भेजी जाती है आपकी दिल्ली के ब्रांच को, जिसमें पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। तो जब क्लियरिंग साइकिल में एक इमेज भेजते हैं उस चेक की, उसे बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। अब डेफिनेशन देखिए, A check which is truncated during the course of clearing cycle, मतलब जब दिल्ली के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, either by the clearing house or by the bank, whether paying or receiving the money, है ना? तो हम उसे बोलेंगे फिजिकल चेक। दिस इज सब्सटीट्यूट फॉर फिजिकल मूवमेंट। अब हर इतने लाखों चेक हर बैंक में आ रहे हैं, तो अब हम हर जगह तो भेज नहीं सकते डिफरेंट लोकेशन पे, तो हम उसकी ट्रंकेटेड इमेज भेजते हैं, उसे बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। अब पार्टीज देख लो, द ड्रॉर कौन है? जो ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉई कौन है? द बैंकर ऑफ द ड्रॉर, दैट इज जिसकी चेक बुक है, जिस अकाउंट में आपका अकाउंट मेंटेन्ड है, जिस बैंक में आपका अकाउंट मेंटेन्ड है। एंड पे एंड द होल्डर, एंडोर्सर एंडोर्सी, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में रहता है वही पार्टीज चेक में भी कहते हैं। अब देखिए, आप बिल और चेक के बीच का डिफरेंस आप रीड करिएगा। अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच मी एंड कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स गिवन हियर। Now let's come to कस्टमर के ऑब्लिगेशंस पर आते हैं। फाइन, देखो, the special feature of the legal relationship between the banker and the customer may be termed as obligation and the rights of the banker. ठीक है, अब बैंकर की क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, हम ये देख रहे हैं। पहला क्या है? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू ऑनर द चेक ऑफ द कस्टमर। अगर किसी भी कस्टमर ने, अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले अगर ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप समझिएगा, क्वेश्चन दो फॉर्म में आ सकता है। पहला कि डिस्क्राइब द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने, या तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द ऑब्लिगेशन एंड राइट्स ऑफ द बैंकर टुवर्ड्स कस्टमर, मतलब क्या क्या ड्यूटीज है बैंकर की कस्टमर की तरफ। सबसे पहला क्या है? जो भी चेक आया है उसको ऑनर करना है ना? कस्टमर ने चेक दिया, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट चेक, आप चेक कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। एक्सप्रेस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी कस्टमर के, आप उसको फॉलो करेंगे। Not to disclose the state of customer's account,
टू एनीवन एल्स। आप कस्टमर के अकाउंट का स्टेटस कभी देखिएगा, बैंक ऐसे ही डिस्क्लोज नहीं करता है, तो यू कैन नॉट डिस्क्लोज द स्टेट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। रीजनेबल नोटिस देंगे बैंकर को, सॉरी कस्टमर को। राइट ऑफ लियन होगा, राइट ऑफ लियन मतलब राइट ऑफ लियन ओवर एनी गुड्स एंड सिक्योरिटीज बेल्ड टू हिम फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। अगर कुछ सिक्योरिटी दी गई है तो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लियन मतलब जब्त करना, ठीक है। राइट ऑफ सेट ऑफ एंड राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। सेट ऑफ मतलब वही है जैसे क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो वो बैंक से फिर बाद में पैसे कट जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, प्लस माइनस करना। एंड दैट इज, एंड लास्ट वन इज राइट टू क्लेम इंसिडेंटल चार्जेस। बैंकिंग चार्जेस कट हो जाते हैं अकाउंट से, तो वही है वो बैंकर की राइट्स है। Now let's come to when banker must refuse payment and when banker may refuse payment। इस टॉपिक को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, when banker must refuse payment, अगर चेक आया है तो बैंकर कब रिफ्यूज करेगा ही करेगा। एंड when banker may जो है मतलब कब बैंकर कर सकता है नहीं कर सकता है, वो ऑप्शन में। देखिए, when a customer countermands payment, that is where or when a customer after issuing a check issues instruction not to honor it। इसका मतलब उसने बैंक एक बार चेक इश्यू कर दिया, बाद में उसने बैंक को फोन करके बोला भाई चेक क्लियर मत करना, तो उस केस में बैंकर रेफ्यूज कर देगा पेमेंट से। अगर बैंकर के पास नोटिस आता है दैट कस्टमर की डेथ हो गई है, तो उस केस में मना कर सकता है। When the customer has been adjudged insolvent, insolvent है मतलब मोरेटोरियम लग जाएगा, अकाउंट से पैसे कहीं नहीं जा सकते। Then when the banker receives that the notice of customer's insanity, मतलब कस्टमर की अगर insanity खबर आ जाती है तो उस केस में भी बैंकर रिफ्यूज कर देगा। When an order of the court prohibits payment, कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब। जब होल्डर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, मतलब जो चेक लेकर आए आपको डाउट है कि नहीं नहीं दिस इज नॉट द रियल पर्सन, तो उस केस में भी बैंकर रिफ्यूज कर सकता है। कस्टमर ने नोटिस दे दिया दैट क्लोज माय अकाउंट, बैंकर रिफ्यूज कर देगा पेमेंट से। When the customer has given notice of the assignment of the credit balance of his account, उसने क्या बोल दिया है कि मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप किसी को क्रेडिट कर दो, उसने असाइन कर दिया अपना अकाउंट, तो उस केस में बैंकर रिफ्यूज कर देगा। तो ये कुछ मस्ट के केसेस है जहां पे बैंकर पेमेंट को रिफ्यूज कर सकता है, दैट इज मैंडेटरीली रिफ्यूज कर सकता है। अब आगे आते हैं व्हेन बैंकर मे रिफ्यूज पेमेंट। व्हेन बैंकर मे रिफ्यूज पेमेंट क्या है, कब कब बैंकर रिफ्यूज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर चेक पोस्ट डेटेड है मतलब बाद की डेट का बना हुआ है तो चाहे तो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। When the banker has no sufficient funds of the drawer, मतलब बैंकर को लग रहा है इतने पैसे ही नहीं है उसके अकाउंट में, तो बैंकर रिफ्यूज भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है। When the check is of doubtful legality, आपको डाउट है लीगैलिटी ऑफ द चेक पे तो आप रिफ्यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। When the check is not duly presented, चेक बैंकिंग आवर्स में सही टाइम पे प्रेजेंट नहीं हुआ है तो उस केस में भी रिफ्यूज कर सकते हो। When the check on the face of it is irregular, ambiguous और otherwise materially altered, मतलब आपको लग रहा है, कभी देखा है चेक में अगर ओवर राइटिंग कर देते तो बैंक कई बार रिफ्यूज भी कर देता है, तो ये इस केस से पावर आई है। वो क्या बोलता है, अगर बैंकर को लग रहा है कि जो चेक है वो इरेग्युलर है, कंफ्यूजिंग है या ऑल्टर्ड है, बैंकर मना कर देगा। When the check is presented at a branch when the customer has no account, जहां पे कस्टमर का अकाउंट ही नहीं है और वहां आपने प्रेजेंट कर दिया है, तो कई बार बैंकर चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है। दिस इज द ऑप्शन ऑफ द बैंकर। When some persons have joint account and the check is not duly signed jointly by all the सर्वाइवर्स, अगर जॉइंट अकाउंट है सबने साइन नहीं किया है तो बिल्कुल मना कर सकता है। एंड व्हेन द चेक हैज बिकम स्टेल, स्टेल मतलब अगर वो चेक पुराना हो गया है, पहले 6 मंथ्स था अब 3 मंथ्स है, ठीक है, तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि बैंकर रिफ्यूज कर सकता है। अब हम आते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंकर। ठीक है, पेइंग बैंकर मतलब जो बैंक पेमेंट कर रहा है, मतलब ड्रॉअर जिस अकाउंट में अपना मेंटेन करके रखता है हम अकाउंट, उसको बोलते हैं पेइंग बैंकर। जिस बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, जिस बैंक से पैसे जा रहे हैं, उसे बोलते हैं पेइंग बैंकर। अब बेसिकली आपको याद रखना है सेक्शन 85। सेक्शन 85 क्या बोलता है, वेयर चेक पेएबल टू द ऑर्डर purports to be endorsed by or on behalf of the pay banker is discharged by payment in due
कोर्स। अगर पेमेंट कर दिया गया जैसा जैसा चेक पे लिखा था, अगर पेइंग बैंकर ने अकॉर्डिंगली वैसा पेमेंट कर दिया है, अगर चेक एंडोर्स करा हुआ है, मतलब होल्डर ने किसी और को चेक दे दिया है, अगर वैसे आपने पेमेंट कर दिया है, जैसा चेक पे इंस्ट्रक्शन था, अगर आपने वैसा पेमेंट कर दिया है, तो पेइंग बैंकर की कोई भी लायबिलिटी, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। ही इज डिस्चार्ज्ड आफ्टर मेकिंग पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ही कैन डेबिट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर with the amount even though the endorsement turns out subsequently to have been forged। बाद में पता चलता है पेमेंट करने के बाद कि ये जो एंडोर्समेंट था ये तो फॉर्ज्ड था, है ना। बट अगर उसने ड्यू डिलीजेंस करने के बाद में पेमेंट कर दिया है, कस्टमर के अकाउंट से अमाउंट को डेबिट कर दिया है, ही इज नॉट लायबल टू एनी अमाउंट, ही इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 85। वाई? ये प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है? This protection is granted because the banker cannot be expected to know the signature of all the parties in the world। बाद में पता चलता है कि ये सिग्नेचर फॉर्ज्ड था, जो असली में होल्डर है उसने तो ये चेक ड्रॉ ही नहीं किया था। तो बैंकर के पास इतना टाइम नहीं है कि ये एंडोर्स किया है तो ये सही एंडोर्स्ड है क्या, ये सही डिलीजेंस है, हर चीज मैच नहीं कर सकता ना बैंकर। मतलब अगर मैंने चेक ड्रॉ किया आपके लिए एंड देन आपके तरफ से किसी और को जा चुका है और वो जो एंडोर्स हुआ है मैं उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देती हूँ पैसा, बाद में पता चलता है कि आपने तो एंडोर्समेंट किया ही नहीं था चेक का, वो आपका सिग्नेचर ही नहीं है, वो तो फॉर्ज्ड है। तो बैंकर इज नॉट, इट इज नॉट बैंकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द सिग्नेचर ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। Therefore, the forgery of drawer signature will not ordinarily protect the banker, but even in this case, the banker may debit the account of the customer, है ना? If it can show the forgery was intimately connected with the negligence of the customer and proximity cause of the loss। अगर पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ड्यू डिलीजेंस नहीं होता तो उस केस में लायबिलिटी बनती है, बट ऐसे नहीं बनती बिकॉज बैंकर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द सिग्नेचर ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द वर्ल्ड। देन इन केस ऑफ बियरर चेक, अगर बियरर चेक, याद रखना प्रॉमिसरी नोट बियरर नहीं हो सकता है बट चेक तो बियरर हो सकता है। तो अगर बियरर चेक है, the rule is that once a bearer shall always be a bearer check। Therefore, a check when originally expressed by the drawer himself to be payable to a bearer, the banker may ignore any endorsement। bearer है मतलब जिसके पास चेक है उसको पैसे दे दो। तो रूल क्या है? वंस अ बियरर शैल ऑलवेज रिमेन अ बियरर। तो अगर आपने एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बनाया है, कोई होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आता है, वो बोलता है भाई मुझे पैसे दे दो, और काउंटर पे आपको पैसे मिल जाते हैं, तो वो तो ड्रॉअर की गलती है ना कि ही हैज मेड अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो उस केस में वंस अ बियरर शैल ऑलवेज अ बियरर। ठीक है। देन but a check which becomes bearer by subsequent endorsement in blank is not covered by this section। A banker is discharged from the liability on the cross check if he makes payment in due course। अब बात को समझना, अगर शुरू में the first time the check was drawn उस टाइम पे बियरर था, तो बाद में अगर वो बियरर को पेमेंट कर देता है तो उस केस में बैंकर की लायबिलिटी नहीं। बट अगर लास्ट केस में जो एंडोर्समेंट था वो ब्लैंक था, बट सबसे पहले वो क्रॉस चेक था, और जो क्रॉस चेक था मतलब आपने उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए, तो उस केस में लायबिलिटी हो सकती है। ठीक है। बाय बिकॉज वो तो क्रॉस चेक था, आपको अकाउंट में पैसे क्रेडिट करने थे, आपने बियरर क्यों समझा, ऐसा क्वेश्चन उठेगा। फाइन, मैं वापस रिपीट करती हूँ क्या बोल रहा है। अगर वो शुरू से बियरर है तो उस केस में लायबिलिटी नहीं है, द पेइंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड। बट इफ इन केस बाद में वो क्रॉस चेक बना दिया गया, मतलब फर्स्ट में वो क्रॉस चेक था और बाद में बियरर बना दिया गया है, तो क्रॉस चेक में अगर आप पेमेंट क्रेडिट कर देते हैं तो उस केस में भी आप प्रोटेक्टेड है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे आई हैड मेड दिस बियरर, हाउ कुड यू क्रेडिट समवन्स अमाउंट इन समवन्स अदर बैंक अकाउंट, है ना। तो देखो ये लाइन देखना, अ चेक विच बिकम्स बियरर बाय सब्सीक्वेंट एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इज नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। बाद में अगर वो एंडोर्समेंट ब्लैंक है तो उस केस में आप बियरर वाली कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। बैंकर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी ऑन अ क्रॉस चेक इफ ही मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्रॉस चेक में अगर जिसका अकाउंट था उसका मेंटेन था, उसने पेमेंट कर दिया, है ना। पेमेंट इन ड्यू कोर्स पर आते हैं। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? सेक्शन 10
पेमेंट इन ड्यू कोर्स कब बोलते हैं? सेक्शन 10 याद रखना, सेक्शन 9 क्या, होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन। सेक्शन 10 बोलता है कि हम कब बोलेंगे दैट द पेमेंट इन ड्यू कोर्स हैज बीन मेड बाय द बैंकर, दैट इज द पेइंग बैंकर। कब कब बोलेंगे? इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अपेरेंट टेनर मतलब जैसा इंस्ट्रूमेंट पे लिखा था अगर आपने वैसा पेमेंट कर दिया तो हम बोलेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स हैज बीन मेड। Then if it is made in good faith and without negligence, कोई भी negligence नहीं थी तो हम बोलेंगे payment in due course हो चुका है। If it is made to the person in possession of the instrument who is entitled as holder to receive payment, अगर आपने ऐसा कुछ पेमेंट किया है, ठीक है, जो इफ इट इज मेड टू द पर्सन इन possession of the instrument, अगर आपने ऐसे किसी इंसान को पेमेंट किया है जो कि पोजेशन में था उस इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, और वहां पे लिखा है कि होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पैसे देने, बियरर इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में भी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गया है। पेमेंट इज मेड इन मनी एंड मनी ओनली, और कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिसमें कोई डाउट अराइज होता कि चेक की लीगैलिटी पे डाउट होता है, द पर्सन हु वाज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट उस पे डाउट होता, कुछ भी फॉर्जरी के भी कोई डाउट्स नहीं आए। तो अगर ये 5 कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि सेक्शन 10 के हिसाब से अपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है, एंड सेक्शन 85 में प्रोटेक्शन बिल्कुल मिल सकता है। फाइन, नाउ लेट्स कम टू कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंकर कौन है? कलेक्टिंग बैंकर मतलब जिसके नाम पे ड्रॉ हुआ है चेक, और जिसको ड्रॉ हुआ है बेसिकली उसका अकाउंट जिस बैंक अकाउंट में मेंटेन है हम उसको बोलते हैं कलेक्टिंग बैंकर। कलेक्टिंग, देखना, कलेक्टिंग बैंकर इज वन हु कलेक्ट्स द प्रोसीड्स ऑफ अ चेक फॉर अ कस्टमर। मतलब अगर मैंने आपके नाम का चेक बनाया है तो मेरा बैंक क्या है? पेइंग बैंकर। आपका बैंक क्या है? कलेक्टिंग बैंकर, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर रहा है, और मेरे बिहाफ पे कोई बैंक अगर पैसे दे रहा है तो वो पेइंग है, आपके बिहाफ पे वो कलेक्ट कर रहा है तो वो कलेक्टिंग बैंकर है। देखिए, चेक बियरिंग अ जनरल क्रॉसिंग शैल नॉट बी पेड टू एनीवन अदर देन अ बैंकर। अगर जनरल क्रॉसिंग है, हम क्रॉसिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, अगर वो जनरल क्रॉसिंग है तो वो किसी को भी पेमेंट नहीं होगा अदर देन बैंकर, मतलब बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे। एंड इफ इट इज स्पेशली क्रॉस्ड इट शैल नॉट बी पेड टू अ पर्सन अदर देन बैंकर टू whom it is crossed। अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखें ना, आप समझना, जनरल क्रॉसिंग मतलब किसी भी बैंक में भी पेमेंट हो सकता है, बैंक का नाम नहीं दिया है, बट अगर स्पेशली क्रॉस्ड है मतलब जिस बैंक का नाम लिखा है सिर्फ उसी बैंक में पेमेंट होगा। देखो, अदर देन द बैंकर टू whom it is crossed, ठीक है, और किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं जाएगा, जिस बैंक अकाउंट को क्रॉसिंग करेंगे सिर्फ उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा। आगे देखिए, while so collecting the checks for a customer, it is quite possible that the banker collects for a customer proceeds of a check to which the customer has no title। कई बार जब वो चेक कलेक्ट कर रहा है तो उसको नहीं पता ना that the customer has no title, पर उसने कलेक्ट कर लिया अमाउंट, तो उस केसेस में क्या है? इन सच केसेस ट्रू ओनर में sue the collecting banker for conversion, and at the same time it cannot be expected for a banker to note all the signatures appearing in endorsement। The banker is expected to be conversant only with the signature of his own customer। अब बात समझना, क्या बोल रहा है कि कलेक्टिंग बैंकर ने कई बार आपके ब्याह पे पैसे कलेक्ट कर लिए पर उसे पता ही नहीं दैट यू आर नॉट रियली एंटाइटल्ड टू द अमाउंट, तो उस केस में जो रियल ओनर है जिसके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए वो केस फाइल कर देगा ना कि अरे ये रॉन्गली क्रेडिट हो गया है। तो कलेक्टिंग बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि वो हर किसी का साइन मैच करे। उसके पास में चेक आया, उसने बढ़िया से पैसे कलेक्ट कर लिए, खत्म कहानी। तो वही वो बोल रहा है, जैसा पेइंग बैंकर में भी हमने लाइन पढ़ी, सेम लाइन इज कॉपी पेस्टेड। क्या बोल रहा है? दैट द बैंकर इज एक्सपेक्टेड टू बी ओनली कन्वर्जन विद द सिग्नेचर ऑफ हिज कस्टमर। वो सिर्फ अपने कस्टमर का साइन जानेगा, वो जितने लोगों ने एंडोर्स किया है हर किसी के साइन को तो वो मैच नहीं कर सकता ना। He cannot be known to he cannot be made known to all the signatures of all the customers around the world, ठीक है। तो कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा अगर उसने, भले ही वो सामने वाला एंटाइटल नहीं था चेक के अमाउंट के लिए, बट अगर उसने गुड फेथ में अमाउंट को कलेक्ट कर लिया है तो कलेक्टिंग बैंकर इज एंटाइटल्ड फॉर द प्रोटेक्शन। देखो, पर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या क्लेम करना है सेक्शन 131 में हम देखते हैं। The collecting banker should have acted in good faith and without negligence।
कोई भी नेग्लिजेंस नहीं हुई है कलेक्टिंग बैंकर के बिहाफ पे एंड गुड फेथ में एक्ट किया है। फाइन। द सेकेंड, ये इसी को अगर हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द चेक वाज कलेक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस इज अपॉन द बैंकर क्लेमिंग प्रोटेक्शन। अब भाई मैंने गुड फेथ में एक्ट किया है, मैंने कोई नेग्लिजेंस नहीं करी, कौन प्रूव करेगा? वन हु इज क्लेमिंग दैट। तो भाई वो बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही विल हैव टू प्रूव दैट ही एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस किया और पैसे कलेक्ट कर लिए। कहीं पे भी ऐसा स्कोप नहीं था जहां डाउट हो कि मेरा कस्टमर जो भी है that person is not entitled to the amount. Fine. The banker should have collected a crossed check. That is, check should have been crossed. उसने cross check ही collect किया है. The proceeds should have been collected for a customer. उसने customer के behalf पे पैसे collect करे. And the last is that the collecting banker has only acted as an agent of the customer. If he had become the holder for the value, the protection available under section 131 is prohibited. अब देखना कि पूरा पॉइंट पढ़ना की बहुत जरूरत है। वो क्या बोलता है कि अगर कोई कलेक्टिंग बैंकर ने सिर्फ एजेंट बन के कस्टमर के पैसे कलेक्ट करे, बैंकर हैज नॉट बिकम एंटाइटल्ड टू एनी वैल्यू, ठीक है, बस उसने एज एन एजेंट कस्टमर के बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करे हैं, तो उस केस में भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आगे देखना, explanation section of the section 131 says that mere crediting of the amount to the account does not imply that the banker has become a holder for the value, because due to accounting convenience the banker may credit the account of the check to the customer's account even before the proceeds thereof are realized. अब इस पॉइंट को मैं पूरा आपको अच्छे से बताती हूँ। वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई कलेक्टिंग बैंकर कस्टमर के एजेंट बन के ही अगर पैसे कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन बिल्कुल रहेगा। फाइन। अब अगर कोई कलेक्टिंग बैंकर, कई बार अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए क्या होता है, अगर मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया ना, तो पैसा असली में आने से पहले ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। वो यूजुअली अकाउंटिंग एंट्रीज एंड बैंकिंग इंडस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज है जिसको देखते हुए ये ऐसे करा जाता है। फाइन। मतलब आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ बट मेरे अकाउंट में पहले क्रेडिट कर देते हैं। उन्होंने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बैंक ने मतलब अपने पैसे कहीं ना कहीं मुझे दे दिए। अब बैंक के पास में जब असली में पैसे आएंगे तो वो पैसे रख लेगा, है ना, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि अरे उसने असली में तो बैंक के पास पैसे गए, मतलब he has not acted as an agent। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था फॉर द अकाउंटिंग कन्वीनियंसेस बिफोर रिसीविंग एनी प्रोसीड्स। तो उस केस में भी हम यही मानेंगे दैट द कलेक्टिंग बैंकर हैज एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द कस्टमर। तो अगर हम 4 पॉइंट्स फटाफट से देखें तो वो ये बोलता है कि कलेक्टिंग बैंकर को कब कब प्रोटेक्शन है। पहला, एक कलेक्टिंग बैंकर ने गुड फेथ एंड नेग्लिजेंस में, गुड फेथ में एक्ट किया, नेग्लिजेंस में नहीं किया, क्रॉस चेक किया है, देन कस्टमर के लिए ही पैसे कलेक्ट करें एंड कस्टमर के बिहाफ पे एज एन एजेंट बन के ही पैसे कलेक्ट किए हैं। अगर अकाउंटिंग कन्वीनियंस के लिए पहले ही कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए थे पैसे और फिर वो बैंकर रिसीव करता है, तो उस केस में भी हम यही मानेंगे दैट द कलेक्टिंग बैंकर हैज एन एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द कस्टमर। अब ओवरस्टेट, स्टेल और आउटडेटेड चेक के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। वो क्या बोलता है, a check is overdue or becomes statute barred after 3 years from its due date of issue। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कब मानेंगे कि अगर 3 years के बाद में अगर कोई चेक आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, that it has become statute barred या overdue हो गया है, ठीक है। एंड अगर स्टेल है तो मैंने बताया 3 months, पहले 6 months चलता था, अब 3 months है। फाइन। तो ये है ओवरड्यू एंड स्टेल। ये था डिफरेंस बिटवीन ओवरड्यू चेक एंड स्टेल चेक। फाइन। स्टेल मतलब 3 months एंड ओवरड्यू मतलब 3 साल, 3 years। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सेकेंड पार्ट लायबिलिटी से हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन आई विल बी कंप्लीटिंग द होल चैप्टर इन सेकेंड पार्ट। And if you have any doubt, you can reach me out on my Telegram channel, described over here, or you can comment me here. And अगर आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सेंड मी योर क्वेरीज। अगर कोई चैप्टर समझना है, कोई डाउट है, आप फ्रीली मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन बिल्कुल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।